गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और बहुत दिनों से आपकी क्लासों को लेने में मैं असमर्थ रहा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और मैं जल्द से जल्द कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके फाउंडेशन कोर्स जो वर्तमान में जीके एंड जीएस का चल रहा है, ये मैं आप सभी लोगों के कोर्स को पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा सकूं, एक अच्छे लहजे में, एक अच्छे तरीके से। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने इस चैनल को और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बात बता दूं, जैसा कि जितना जल्द से जल्द आपके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स 1000 क्रॉस हो जाते हैं, वैसे ही आपको सारी फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आपको क्या होगा, लाइव क्लासें हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, लाइव क्लासें आपको प्रतिदिन मिलेंगी, कोई समस्या आपको लाइव क्लासें में नहीं होगी। ठीक है ना। तो लाइव क्लास आपको अगर डेली लेना है तो आप इतना काम करें, कम से कम आप 1-2 लोग को तो अपने चैनल के माध्यम से जोड़ ही सकते हो। ठीक है, आइए अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है और क्लास नंबर 18 है। ठीक है, और क्लास नंबर 18 है। और मैं बताना चाहूँगा कि अपने इस चैनल पर जो मैं फाउंडेशन कोर्स जीके है, उसमें ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। इसके जस्ट बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, उसके बाद एक सीक्वेंस है हमारा, उसके बाद आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसके बाद पॉलिटी, उसके जस्ट बाद इकोनॉमी, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके। ये सारे कोर्स के आपके शेड्यूल रहेंगे और इस प्रकार से सारे कोर्सेस आपके चलेंगे। सो होप कि चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत का भूगोल और ये कोर्स जो चल रहा है वर्तमान में 2022 वाला कोर्स है ये। ठीक है जी, 2022 का ये वर्तमान का कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ ड्रेनेज सिस्टम। कहने का मतलब ये कि ड्रेनेज सिस्टम की शायद ये आज 2 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ, क्योंकि कई दिन बाद क्लासें स्टार्ट हो रही है। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम का एक पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है अपवाह तंत्र। मतलब साफ ये होता है कि हम नदियों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भारत की नदियों को पढ़ेंगे, कुछ अन्य नदियों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और सेशन हमारा है आज का भारत का भूगोल और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ड्रेनेज सिस्टम। आइए सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करें कि आप सभी लोग यहाँ पे बनाइए हेडिंग, क्योंकि एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हमने आपको शुरू में कल पिछली क्लास हुई थी, उसमें हमने आपको ये बताया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हमने बताया था हिमालय की नदियाँ। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा यहाँ पर हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ, ये हेडिंग बनाइएगा आप। और आइए हम देखते हैं एक एक बातों को सीखेंगे कि वास्तव में हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में किस प्रकार से हम हिमालय की नदियों को पढ़ेंगे और क्या सीक्वेंस हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने सीक्वेंस की ओर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस हिमालय की नदियों में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो जो हिमालय की नदियां हैं उन नदियों को हम, और नोट्स आप हमारे साथ बनाते रहिएगा। सबसे पहले नदी को जो हम आपके सामने चर्चा करेंगे उसको हम कहेंगे सिंधु नदी। नाम नोट करिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। अभी देखिए, आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में ही आपको याद होगा। और एक बार मैं यही कहूँगा कि क्लास लेने के बाद एक बार अपने से इस चीज़ का रिवीजन जरूर करिएगा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिंधु नदी को, दूसरा हम पढ़ेंगे जो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तीसरा हम पढ़ेंगे
ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि हिमालय रीजन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, हिमालय रीजन, ठीक है। तो इन सभी नदियों को हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। अगर हमें समय भरपूर मिला तो पूरा का पूरा जिक्र करेंगे आज हम, ठीक है। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, अब इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पहले आप माइंड डेवलप कीजिए। आइए हम आपको यहाँ से हिमालय को बताते हैं कि हिमालय का प्रवाह और हिमालय का विस्तार क्या है। आइए हम आपके सामने जैसा भी बने भारत बनाने की कोशिश करेंगे, हम बन जाए भाई, बस बनाएंगे तो बनेगा, क्यों नहीं। हाँ, ये मान लीजिए हमारा खूबसूरत सा भारत, इसमें हम सभी लोग रहते हैं। ये है भारत। अब यहां से पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप जो बता रहे हो हिमालय तंत्र की नदियां, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां, तो आपने ये बताया नहीं कि हिमालय का विस्तार कहां से है। तो देखिए भाई, अब एक एक चीज मैं आपको बताने का तो कोशिश कर सकता हूं, बट क्या है कि अगर बाय द वे अगर आप हमारी क्लासों को शुरू से देख रहे हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हालांकि मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको हिमालय रीजन, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये आज 18वीं क्लास है। पूरा का पूरा ये हिमालय रीजन है। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ये पूरा का पूरा हिमालय रीजन है। इसको मैं बता रहा हूं आपको हिमालय रीजन, अर्थात हिमालय का क्षेत्र। अब हिमालय क्षेत्र है तो इस हिमालय क्षेत्र में आपने सिंधु नदी बताया, गंगा नदी बताया, ब्रह्मपुत्र नदी बताया, तो वो दिखाइए हमको कहाँ कहाँ पर है लोकेशन। पहले आप देखिए, क्योंकि विदाउट लोकेशन अगर आप चलेंगे तो फिर वो रटने का काम करेंगे आप। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सिंधु नदी ये यहाँ से प्रवाहित होते हुए भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये हो गया पाकिस्तान, और इस नदी का नाम है सिंधु। अब गंगा नदी की बात बताइए, तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये होते हुए आती है, और ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इसकी दो धारा निकल जाती है। एक पश्चिम बंगाल में निकल जाती है, एक यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वहां निकल जाता है, ठीक है। जहां पर अभी ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिलेगी, और ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ से निकलेगी, ये भी तिब्बत के क्षेत्र से निकलेगी, और भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए ये असम में प्रवेश करेगी और आएगी बांग्लादेश में, ये गंगा नदी से मिल जाएगी। तो इस नदी का नाम हो गया गंगा नदी, और इस नदी का नाम हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीन नदियों को हमने बताया, और तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, हिमालय रीजन से है। और जो मैं हाईलाइट करके बताया हूं वो पूरा का पूरा हिमालय रीजन है, अर्थात हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले हम सेशन पर, और यहां से हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे सिंधु नदी तंत्र। हेडिंग बनाइएगा यहां से आप सभी लोग, सिंधु नदी तंत्र। अब टोटल हम ये जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। भाई इसमें जानेंगे क्या कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसकी ट्रिब्यूटरी कितनी है, अर्थात सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये भारत में आ रही, अगर भारत में इसका विस्तार है, कितने किलोमीटर का विस्तार है, टोटल लेंथ कितना, यही सब पढ़ेंगे भाई। यही सब एग्जाम में प्रश्न आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और प्रश्न आपके एक दो प्रश्न तो आने ही आने हैं, मैंडेटरी है, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ठीक है भाई। आइए यहाँ से हम चेक करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है कि सिंधु नदियाँ वास्तव में क्या है। और सिंधु नदियों का लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर है। आइए इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में नाम दे दे रहे हैं इसका, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस, क्योंकि अंग्रेजी वाले भी बहुत से लोग होंगे, इंडस रिवर सिस्टम।
हेडिंग बना लीजिए इसको, और इसके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यह एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, ये पेन थोड़ा सेट नहीं हो रहा है यार हाथ से। हाँ आइए, मैं ये कहूँगा इसके बारे में पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि यह विश्व की सबसे बड़ी, नोट करिएगा इसको, आइए यहां पे नोट करिएगा, यह विश्व की, देखिए लिखना तो हमारे लिए इतना यही है कि मैं आप सभी लोग नोट्स को एक बार रिवाइज कर पाए, ठीक है, यही उम्मीद है। यह विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी, द्रोणियों की बात कर रहा है यहां पे, द्रोणियों में से एक है। इसके बारे में पहला पॉइंट कह रहा है यह विश्व की सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है। अब क्या है, मतलब कि ये विश्व, पूरे विश्व में जो भी द्रोणियां हैं, जो भी नदियां हैं, उनमें से ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसके बारे में आपको ये जानना है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, यह नदी सिंधु नदी यहां से निकल रही है, ये देखना यहाँ पे, यहां से निकल रही है। कुछ क्षेत्र इसका चाइना में भी है, क्योंकि तिब्बत के क्षेत्र मानसरोवर झील से निकल रही है, इसका उद्गम हो रहा है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा। फिर यह हमारे भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहने का मतलब कि यह, इसको भी नोट कर लीजिए आप, यह तीनों देश, कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इसका क्षेत्र जो यहां से लेकर यहां तक ये सारी नदियां बहती हैं, ठीक है, यानी ये फ्लो होती है। यानी चाइना के तिब्बत के क्षेत्र से निकलते हुए हमारे भारत के लद्दाख क्षेत्र में होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये नदी 3 देशों से गुजरती है। तो अब इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी लोग यहां पे लिख लीजिए इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल की बात हो रही है सिंधु नदी की। तो नोट करिएगा यहां से, सिंधु नदी की टोटल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। यानी ये कहने का अर्थ है सिंधु नदी जहां से उद्गम हो रही है और जहां तक इसका एंड हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में यह नदी फैली हुई है, ठीक है, ये कहने का अर्थ हुआ। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसका तो आपने टोटल क्षेत्रफल बता दिया, ये बताइए कि सिंधु नदी तो हमारे भारत में भी फ्लो करती है, हमारे भारत से भी तो होकर बहती है। जी हाँ, बिल्कुल बहती है भाई। तो अब आप एक काम करें, यहां पे लिख लीजिए भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल कितना है। भारत में क्षेत्रफल किसका, भारत का क्षेत्रफल नहीं, भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल, ये नोट करें आप, 3 लाख, भाई देखिए बहुत डीप पहले आपको लेके चलूंगा, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल हमारे भारत में है। यानी यहां से देखो, मैं हाइलाइटर ले रहा हूं, ये नदी यहां से उद्गम हुआ, यहां तक आई तो चाइना में ही सिर्फ, लेकिन भारत में जब प्रवेश की तो यहां से लेकर यहां तक कितना क्षेत्रफल है, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। और इस सिंधु नदी की अगर टोटल हमें बात करूं तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर सिंधु नदी का टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है। बात यहां तक सीमित नहीं होती, अभी कुछ और भी पॉइंट हैं, अब उस पॉइंट को नोट करिए। मैं कहूंगा कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है टोटल, क्या बता सकते हैं आप? हाँ, समझ रहे हैं आप? आइए यहां पर नोट कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि बात यहां तक अब ये सीमित नहीं हो जाती।
अब हमको समझना है कि आपने तो अभी सिंधु नदी का क्षेत्रफल के बारे में बताया है। अब ये बताइए भाई, आप कब ये बताएंगे कि वास्तव में थोड़ा सा रुकिएगा, कैमरा थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहे हैं भाई कैमरे में। ठीक है ठीक है, और मैं सोचा शायद कि कट रहा है वीडियोस। आइए ठीक है, अब बात होती है कि भारत में, यानी अब आपने क्षेत्रफल तो बता दिया, अब आप ये बता दीजिए सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितना है, तो आप लोग नोट कीजिए 2880 किलोमीटर। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 2880 किलोमीटर। देखिए यहीं तक प्रश्न यहां से बन सकता है भाई, बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है वनडे एग्जाम में कि सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की टोटल लंबाई है। अब सिंधु नदी हमारे भारत में भी इसका विस्तार है, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है वो भी जानना चाहिए हमको। 1114 अर्थात 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई हमारे भारत में है। ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने कुछ और भी बेसिक बातों को। तो यहां से मैं इसको पूरा कहीं तो इरेज कर दे रहा हूं, और भी सिंधु नदी के बारे में जो भी बातें हैं सारी बातों को आप नोट डाउन करिए यहां से। ठीक है, अब यहां से देखिए, क्योंकि सिंधु नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे भारत में जब प्रवेश करी सिंधु नदी हमने बोल दिया, और यही सिंधु नदी जिसको हम भारत में सिंधु बोलते हैं, यही नदी को चाइना में अलग बोला जाता है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले इस सिंधु नदी को तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत कहां पर है, तिब्बत का पठार में वगैरह मैं सब आपको पढ़ाया हूं, यहीं पर तिब्बत का क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो सिंधु नदी तिब्बत से इसका ओरिजिन है, इसका उद्गम है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबान, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा सिंगी खंबान, क्योंकि ज्यादा समय प्रश्न नहीं पूछा गया है, प्रश्न बनने के चांस है। और शेरमुख, यानी हमने ये बताया इस सिंधु नदी को तिब्बत में, यानी तिब्बत से इसका ओरिजिन है, तो तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान और शेरमुख के नाम से जाना जाता है, या इसे कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में क्या हुआ कि ट्रांस हिमालय के पार्ट को हमने बताया था, क्योंकि हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा हमने आपको बताया था लघु हिमालय, और चौथा मैंने आपको बताया था शिवालिक हिमालय, शिवालिक रेंज। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, कलर को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा मैं, और यहां पे देखना आप लोग कि मैं ये कह रहा हूं कि यह नदी प्रवाहित कहां से कहां तक होती है, यहां तक के प्रश्न। देखिए जो मैं लिख रहा हूं सारे पॉइंट्स ना, ये प्रश्न बनेंगे आपके, प्रश्न ध्यान रखना इस बात का कि मैं कह रहा हूं यह नदी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, सॉरी ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो दो हिमालय जो हैं लद्दाख और जास्कर, लद्दाख एंड, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभी, जास्कर के बीच उत्तर पश्चिम, अब देखिए इसका मैं आपको अर्थ समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको नोट करे रहेंगे ना, तो मैं आपको एक बार समझा दूंगा तो आपके माइंड में चलने लगेगा कि हाँ लोकेशन यहां पे था और इस तरफ फ्लो करते हैं। कुछ भी चीज रटना नहीं है आपको भाई, सुनिएगा मेरी बातों को। उत्तर पश्चिम दिशा बहती है और पाकिस्तान के कहां पर ये जाके मिलती है, चिल्लड़। पाकिस्तान में एक चिल्लड़ नामक स्थान है, चिल्लड़ के निकट पाकिस्तान में प्रवेश
इसका अर्थ समझो। सबसे पहली बात तो लिखना बहादुरी नहीं है भाई, भाई लिख तो सकता है, हर कोई लिख सकता है, समझने की बात है यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है और हिमालय को देखिए कि समस्या क्या है ना, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे ना, सब आपको पता होगा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, सब आपको पता होगा। तो हमने हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला हमने बताया था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी हमने बताई थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो देखिए ये हो गया लद्दाख वाला, ये हो गया जास्कर। इसके मध्य ये कहां पर बह रही है, ये तो उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, क्योंकि लोकेशन हमेशा ऐसे ही होता है, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, ये लोकेशन होता है। तो इस ओर बह रही कि नहीं बह रही नदी, तो ये यही कह रहा है ट्रांस हिमालय के लद्दाख और जास्कर। प्रश्न कितने दफे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की किन 2 श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती हुई है, तो लद्दाख और जास्कर। अगर आपको हिमालय रीजन पढ़ना है, आप हमारे साथ हिमालय रीजन को पढ़िए। वास्तव बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा लगेगा, आप समझे रहेंगे ना सारी चीजें, तो आपको कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आइए चलते हैं कुछ और भी बातें के। अब यहां से मैं बताना चाहूंगा, यहां से मैं पूरा इरेज करूंगा और मैं बताऊंगा सिंधु की सहायक नदियां। इरेज करें भाई, पूरा इरेज। आइए देखिए यहां से, यहां पे अब नोट करना है हमको सिंधु नदी की ट्रिब्यूटी अर्थात सहायक नदी। नोट करिए इसको, सिंधु की सहायक नदी। ठीक है भाई, सिंधु की सहायक नदियों में हम ये बात करेंगे। भाई सहायक नदियां किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये जानते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी, और मेरी बॉडी में हैंड है और ये हेड है, सर है, और ये पूरा का पूरा गर्दन है, और पेट्स हैं, लेग्स हैं, ये पूरे जुड़े हुए हैं, तब एक मानव का निर्माण हुआ है। ठीक है, वही कंडीशन ये होता है कि एक मेन नदी तो देखिए सहायक नदी हम उसको बोलते हैं जो मेन नदी में आकर मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ सिंधु की सहायक नदियों को, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी हमने आपको बताया था सिंधु नदी के बारे में। आइए मैं आपको भारत का मैप लेता हूँ फिर से एक बार और समझाने का प्रयत्न करता हूँ तो वास्तव में हम किसे कहते हैं। यार इस बार का भारत गड़बड़ दिख रहा है मुझे। अब ठीक है ना भाई, यार प्रैक्टिस बहुत थी लेकिन जब से छूट गया ना, बहुत फास्ट बनता था ये भारत। ये हमारा भारत हो गया। अब भारत हो गया तो भारत की मैं बात कर रहा हूं सिंधु की सहायक नदी। अभी हमने आपको ये बताया था सिंधु नदी यहां से निकलती है भाई, ये लद्दाख में होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर गई, इसका नाम हो गया सिंधु नदी। ठीक है, अब सहायक नदियां उन नदियों को बोलेंगे, यहां से देखना आप, सिंधु नदी हुआ, ये मेन नदी हो गई, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखना इसकी ट्रिब्यूटी, मतलब इसकी सहायक नदियां जो जो भी होंगी वो आप ध्यान रखना। आइए सबसे पहले मैं बात करूं सिंधु की सहायक नदी में झेलम, यहां से निकलती है और यहां पे आती है, मिल जाता है किससे, झेलम। उसके बाद यहां पे चेनाब, ठीक है, चेनाब नदी, रावी नदी, उसके बाद व्यास नदी, यूं इस प्रकार से है। उसके बाद सतलज नदी इसमें आकर मिल जाती है, सॉरी सतलज नदी यहां से आती है। ठीक है, और यहां पे मिलता है और ये आपस में जाकर एक स्थान है पाकिस्तान में जिसको हम बोलते हैं पंचनद। पंचनद का अर्थ होता है 5 नदियों का समूह। सॉरी यहां पर पंचनद है भाई, ये यहां पर जहां पर ये 5 नदियां मिल रही हैं इनको हम बोलते हैं पंचनद, क्योंकि 5 नदियों का संगम, 5 नदियों का मिलन,
तो इसे हम सहायक नदियां बोलते हैं, क्योंकि सिंधु में सारी की सारी नदियां आकर मिल जा रही हैं, इसलिए हम बोलेंगे सिंधु की सहायक नदी ये है। तो आइए यहाँ पे अब आप सभी लोग नोट कीजिए, ये मैं आपको मैप पे दिखाने का प्रयास किया हूँ। पहले आइए नोट करते हैं सिंधु की सहायक नदी एक सीक्वेंस से। सिंधु की सहायक नदी में सबसे पहले मैं बात करूंगा झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। ठीक है, तो ये 5 नदियां जो आपको दिख रही है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, हालांकि इसकी सहायक नदियां और हैं, मैंडेटरी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी नदियां हैं जो हिमालय की ही नदियां हैं, ठीक है, जो और भी हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो पहले ये जानिए ये सिंधु की सहायक नदी हो गई। इसमें सबसे पहले हमने बताया झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। नोट करना भाई यहाँ पे, ये मीन्स झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्या होता है, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ये मैं आपको अभी जब भारत का जो राज्य वाले मैप होते हैं उसको लेऊंगा तब मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। ठीक है भाई, आइए हम चेक करते हैं। अब यहां तक बात हो गई, अब बात आती है कि ये तो हो गया भाई, अब थोड़ा सा मैं मैप बढ़ा लूंगा और यहीं पे इसी पार्ट को मैं यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। यहां से कुछ हिमालय की निकलने वाली कुछ अन्य नदियां हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, वाली कुछ अन्य नदियां, आइए यहां पे हेडिंग बनाइए इसको और नोट कीजिए। ये सारा मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूं भी। ठीक है, सबसे पहले श्योक नदी हो गया, दूसरा गिलगित, ठीक है, उसके बाद जाश्कर, उसके अलावा हुंजा, नुब्रा, गिगार, ईटीसी, इस प्रकार से हैं अनेक नदियां। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है भाई, यहां तक याद रखना। अब आइए, क्योंकि क्या होता है कि दो नदियों के मध्य जब दो नदियां आपस में संगम करती हैं, यूं एक नदी इस प्रकार से है और दूसरी नदी ये यूं आकर इस प्रकार से मिल रही है, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग हुआ उसे हम बोलते हैं दो आब। आइए यहाँ पे दो आब का अर्थ क्या है पहले वो समझते हैं हम। दो आब का अर्थ क्या है? दो आब की अर्थ की अगर बात की जाए तो दो आब किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि सिंधु नदी ये हो गई, यहां से आया सिंधु नदी, उसके बाद सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन नदियों के बारे में देखो। सबसे पहले हमने आपको बताया था सिंधु की एक सहायक नदी है झेलम, उसके बाद है चेनाब नदी, ठीक है, सिंधु झेलम चेनाब, उसके बाद है रावी नदी, ठीक है, सिंधु झेलम चेनाब रावी, उसके बाद व्यास नदी यहां पर है, उसके बाद सतलज नदी यूं इस प्रकार से आती है और व्यास से मिलते हुए ये आती है और पंचनद के पास में आपस में मिल जाते हैं, फिर ये जाकर सिंधु में मिल जाते हैं। तो दो आब का अर्थ ये हुआ दो नदियों के बीच क्षेत्र को दो आब कहते हैं। इसको नोट करिएगा, दो नदियों के बीच क्षेत्र को दो आब कहते हैं। दो आब कहते हैं, ये नोट करना भाई, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। अब बीच का क्षेत्र आपको दिखाऊं मैं, ये देखो यहां से लेकर इसके बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? दो आब। एक समझो, बाकी सब आप समझ जाएंगे। तो
इसे किस नाम से जानते हैं भाई? क्योंकि दो नदियों के बीच के क्षेत्र है, तो इसे दोआब के नाम से जानते हैं। तो इस यानी सिंधु नदी, पहले नाम नोट करिए आप, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब आइए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसका मतलब ये दिख रहा है कि सभी नदियों के बीच में जो क्षेत्र बच रहे हैं भाई, क्योंकि दो नदियां हैं, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र बच रहा है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सिंधु और झेलम के बीच की मैं बात करूंगा, ठीक है। आइए, सिंधु और झेलम के बीच के जो भी नदियों का जो क्षेत्र है, इन दोनों बीच के क्षेत्र को किस दो आप के नाम से जानते हैं हम, या इस भूमि को किस दो आप के नाम से जानते हैं? आप नोट करिए, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जो भूमि है, जो क्षेत्र बच रहा है, उसे हम सिंधु सागर दोआब कहेंगे, ठीक है, पहली बात। अब बात आती है झेलम नदी और चेनाब नदी। तो झेलम और चेनाब नदी के बीच का जो भी क्षेत्र है, जो भी भूमि है, इसके हम जानते हैं चाज दोआब, चाज दोआब, चाज दोआब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया झेलम चेनाब के बीच तो हो गया। अब बात की जाएगी चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के भूमि जो क्षेत्र है, इसे किस दोआब के नाम से जानेंगे? तो आप नोट करिएगा, रचना दोआब, रचना दोआब। रावी और व्यास नदी के बीच के जो भी दोआब है, उसे हम कहेंगे बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब। उसके बाद व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो भी क्षेत्र है, जो भी इन दोनों के बीच भूमि है, उसे किस दोआब के नाम से जानेंगे? विष्टकोट। नोट करिएगा, विष्टकोट, विष्टकोट दोआब के नाम से जानेंगे। तो हमने आज ये जाना कि दो नदियों के बीच की भूमि जो क्षेत्र होता है, उसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच के जो भी दोआब थे, हम बता दिए हैं। और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया गया आपके सामने। और मैं अगर चाहता ना, तो मैं ये सब ना बताकर सिर्फ ये आपको ये जिस प्रकार से यूट्यूब पर लोग आपको कहते हैं भाई ये ले ये बस ले, इतना बस, ठीक है, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। मैं आपको, अगर आप हमारे साथ नोट्स बनाएंगे ना, तो आप एक कॉपियां की सिर्फ हमारी नोट्स रखेंगे ज्योग्राफी की ही, आपकी एक कॉपियां भरेंगी। तो इस बार कॉपी आती है 50 रुपए वाली, वो एक कॉपी भर जाएगी आपकी नोट्स बनाते बनाते। क्योंकि देखिए, मैं नोट्स बनवा रहा हूं, नोट्स के साथ साथ मैं सारी चीजें आपको बोल बोलकर समझा भी तो रहा हूं यार। नोट्स तो किताब में भी है, हाँ बताइए। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस बात का। प्रश्न आएगा, और जिस दिन पेपर हुआ, प्रश्न आया, मैं सारे स्क्रीनशॉट कर करके आपको दिखाऊंगा कि देखो यहां से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि भरोसा तो है नहीं। और एक बात, हाँ एक बात मैं और ये भी बोलना चाहूंगा कि आज के समय में ना फ्री चीज की कोई अहमियत भी नहीं है। अगर यही क्लास अभी मैं पेड कर दूं ना, पैसा, जब पैसा दे देंगे ना इसी क्लास में आप, तो कहेंगे यार मेरा पैसा लगा हुआ है, चलो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पैसा नुकसान जाएगा। लेकिन फ्री है, चलो क्या करें यार, क्यों पढ़ें। वास्तव भाई सही सच बता रहा हूँ, फ्री चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। और मैं जो फ्री चीज़ दे रहा हूँ ना, ये पूरे यूट्यूब पर अगर आपको कहीं मिल जाएगा, इस प्रकार से नोट्स डेवलप करवाया जा रहा है। मैं बोल बोल कर पढ़वा रहा हूँ, लिख लिख कर पढ़वा रहा हूँ। एक बच्चा जब वो प्राइमरी में पढ़ने जाता है ना, तो वहाँ के मास्टर लोग उसे हाथ पकड़ पकड़ा कर लिखवाते हैं। सेम कंडीशन में वही कर रहा हूँ। और इसी से जीएस जब तक आपका याद नहीं होगा, तब तक आप एग्जाम में प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैथमेटिक्स की कोई क्लास नहीं है, ना कोई रीजनिंग की क्लास है कि माइंड सॉल्व करके कर पाएंगे आप। इसके बारे में सारी डेवलपमेंट आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए भाई, कि हिमालय वगैरह क्या है, हिमालय की नदी। जब आप हिमालय पढ़े होंगे तभी तो नदियों के बारे में बता पाएंगे। हाँ, बताइए। आइए
अब हम बात करते हैं, अब देखो ना भाई, हमने सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बताया, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक नदियों को उठाऊंगा। सबसे पहले झेलम नदी को, फिर चेनाब नदी को, रावी नदी को, व्यास नदी को, सतलज नदी को, बारी बारी से इसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम समझेंगे। आइए यहाँ से हम करते हैं इरेज और समझते हैं सब कुछ। आप मैप जरूर बनाइएगा। अगर ना बना पा रहे हो, आप मार्केट में जाइएगा ना, तो 1 रुपए का एक मैप आता है, उस प्रकार से इस मानचित्र को दर्शाइएगा। कई बार दर्शाएंगे आप ना, तब आपको समझ में आएगा। मैं अभी यूं इस प्रकार से बता दूं, लेकिन इसका लोकेशन नहीं दिया हूं कि कौन कौन सी नदी कहां कहां से निकलती है। लेकिन जब मैं एक एक नदियों को उठाऊंगा यहां से ना, सब बताऊंगा कि इस नदी का उद्गम कहां से है, इस नदी का उद्गम कहां से है, सारी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए यहां से मैं करता हूं इरेज और समझते हैं पॉइंट्स को। हम पढ़ रहे हैं सिंधु की सहायक नदी, राइट। आइए यहां पर हेडिंग बनाइएगा आप लोग। सबसे पहले सिंधु की सहायक नदी बनाइए भाई। हालांकि ये तो बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बनवा दे रहा हूं। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी। हेडिंग बनाइए आप। हमारी हेडिंग तो बन गई, ये देखो बन गई हेडिंग हमारी, देख रहे हो, हेडिंग बन गई ना यार। यही तो फैसिलिटी है ऑनलाइन क्लासेस की। ये सारी चीज़ अगर मैं आपको बोर्ड लाऊं ना, बोर्ड, ये मैं मैप दिखा पाऊँ आपको अच्छे से, उसमें बहुत समय लगता है भाई। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी LCD बोर्ड पर क्लासें हों, लेकिन जल्द से जल्द होंगी, वो परेशान मत होइए। यकीन रखिए भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं या मेरे बड़े भाई हैं, या मेरी बड़ी बहन होंगी जो मुझे देख रही होंगी, मेरी छोटी बहन होंगी जो मुझे देख रही होंगी। आप सभी लोग चैनल का भरपूर सपोर्ट करिए और देखिए आने वाले समय में मैं इस चैनल को कितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं स्वयं आपको स्टेट एग्जाम IPS IAS छोड़कर, हालांकि IAS की एग्जाम के आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना, 100% आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं इतना डीप में आपको लेके जाऊंगा। अभी तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद देखना मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं क्या, हिस्ट्री को देखना किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। सारी चीज मैं कहानी के माध्यम से डेवलप करूंगा। कोई चीज रटने वाला काम नहीं, कहानी फीड करिएगा माइंड में। फॉर एग्जाम्पल आइए लेते हैं यार एक कहानी। मान लीजिए सबसे पहले अगर मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमने लिया एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाया और हम ये कहें कि सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है यार, अब उसके बारे में माइंड देखना मैं आपको कैसे डेवलप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताऊंगा कि यार प्राचीन इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, हम अपने पुराने इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। मान लीजिए यार कि एक समय ऐसा रहा होगा, मान लीजिए हमारा स्टूडियो अचानक से बाढ़ आ जाए, अचानक से कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक घटना ऐसी घटित हो जाए जिसके कारण ये हमारा स्टूडियो दब जाए। फिर क्या हुआ, इसका उत्खनन कराया जाए, इसे खोदा जाए, इसमें अलग अलग सामग्रियां मिलेंगी। पुराने लोग ये ऐसा करते थे, ये उनके पास थे। ऐसी कहानियों के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए अभी कहानी मत पढ़िए, पढ़ाऊंगा बहुत जल्द आपको पढ़ाऊंगा, देखना। सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां। सबसे पहले 5 सहायक नदियां हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा झेलम नदी, ठीक है। अब झेलम नदी के बारे में जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को लिखने का प्रयास करूंगा और लिखने के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास मैं करता हूं। देखिए सबसे पहली बात कि इस झेलम नदी को वेदों में, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जान लीजिए इस झेलम नदी को वेदों में वितस्ता के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बन सकता है, ठीक है। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम नदी को वेदों में, वेद हम पढ़ाएंगे ना, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक एरा पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत कर्मकांड पनपेंगे। देखना, पंडित का बेटा पंडित, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य, शूद्र का पुत्र शूद्र, ठीक है। बहुत कर्मकांड हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वेदों में इस झेलम नदी को वितस्ता के नाम से दिया गया है। वितस्ता याद रखना, वितस्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब बात ये आ जाती है कि झेलम नदी तो सिंधु की सहायक नदी है, झेलम नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो झेलम नदी का उद्गम, आइए नोट करिए यहां से, झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग शेषनाग झील कहां पर? हमारे भारत में है, ठीक है। शेषनाग झील हमारे भारत से इसका उद्गम है। और किस क्षेत्र से? तो आपको बताना है पीर पंजाल क्षेत्र, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी हमने आपको बताया है ना भाई, हिमालय आप पढ़ेंगे सब समझ गए, सब समझ रहे होंगे, पीर पंजाल श्रेणी में, यानी इस पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत ये शेषनाग झील हमारे भारत में स्थित है, जिसका उद्गम स्थान झेलम नदी है, ठीक है, इसका यहां से उद्गम स्थल है। उसके बाद और भी पॉइंट जो बनते हैं उस पॉइंट को आइए जानते हैं। अब कि झेलम नदी है, अब झेलम की भी सहायक नदी है, बिल्कुल है भाई, जो जो नदियां इससे आकर मिलेंगी वही तो सहायक नदी होंगी। तो सहायक नदी की बात करें किसकी? झेलम नदी की सहायक नदी। तो झेलम नदी की जो भी सहायक नदी है इसमें चेनाब, क्योंकि चेनाब नदी इसके बाद आके मिलती है, और चेनाब सिंधु की भी सहायक नदी है, चेनाब हो गया। किशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, चेनाब नदी और किशन गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। उसके बाद और बात करें, क्योंकि नदियों पर ही तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, बांध वगैरह बनाए जाएंगे, जो भी परियोजनाएं बनाई जाएंगी ये पर यही बनाई जाएंगी। तो परियोजना वगैरह क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं झेलम नदी पर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यहां से प्रश्न काफी समय आए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं? सबसे पहला तुलबुल, तुलबुल परियोजना, तुलबुल प्रोजेक्ट, और उसके अलावा किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा, उसके अलावा उरी परियोजना, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है परियोजना, राइट, ये सारे बनाए गए हैं। तुलबुल परियोजना, किशन परियोजना, उरी परियोजना, ये सारे के सारे झेलम नदी पर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आइए अब बात करें कि यहां से एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैं पहला ऑप्शन है हमारा श्रीनगर, दूसरा ऑप्शन है जम्मू, तीसरा ऑप्शन है मान लीजिए आप लद्दाख, चौथा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने बताया आपको ऑप्शन में क्या था? श्रीनगर। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि ये ऐसे ऐसे प्रश्न है ना जो घुमा देते हैं और एग्जाम में बैठेंगे माइंड काम नहीं करेगा। सुनना, झेलम नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसे हम बोलेंगे श्रीनगर। श्रीनगर शहर इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, श्रीनगर शहर इसी नदी पर स्थित है। किस नदी? झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद आइए अब देखिए क्या है, एक झील पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। जब आप जाएंगे तो आप कभी जब 1 से 2 होना ना भाई, 1 से 2 का मतलब समझ रहे हैं भाई, नौकरी पढ़िए, नौकरी पाइए, 1 से 2 होंगे, भाभी जी आएंगी तो उनको लेके जाइएगा आप। कहाँ पर? वुलर झील। कभी आपको मौका मिले ना जाना जरूर, लेकिन ये सारी चीज़ें पता है तभी कर पाएंगे आप जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा तभी होगा जब आप जॉब पाएंगे, और जॉब पाएंगे अच्छा खासी इनकम होगी आपकी, आप 1 से 2 हो गए होंगे और जाएंगे घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, वुलर झील। तो मैं कह सकता हूँ जो जिस झेलम नदी की मैं बात कर रहा हूँ यह वुलर झील से होकर बहती है, और वुलर झील कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज आपको बताया हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, अर्थात हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। इसमें हमने ये बताया सबसे पहले कि हिमालय की निकलने वाली नदियाँ 3 हैं।
सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहले हमने आपको सिंधु नदी के बारे में बताया, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है, लोकेशन दिखाया। उसके बाद ये बताया हमारे भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में चिल्लड़ के पास से वो प्रवेश कर जाती है, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और उन सहायक नदियों में सबसे पहली सहायक नदी हमने लिया है झेलम नदी को। और कल हम बात करेंगे कौन सी नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से पढ़ते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब कंटेंट को आप रिवाइज करिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि कंटेंट आप जितना रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन आप जितना करोगे भाई, मैं तो आपको एक मार्गदर्शन दिखा रहा हूँ कि हाँ इस प्रकार से पढ़ भाई। अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो एक अच्छे मार्क पर जा रहे हैं। और नोट्स बनाइए। और देखिए भाई क्या है ना कि अभी मैं क्लास को रिकॉर्ड करके वीडियोस अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर। समस्या उत्पन्न ये हो रही है, बहुत से लोग होंगे जो चाह रहे होंगे लाइव क्लासें हों, तो आपकी क्लास लाइव तभी हो पाएगी जब अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप एक लोग हैं जुड़े हुए हैं चैनल से। हमारी छोटी छोटी बहनें होंगी, हमारी बड़ी बहन होंगी, छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो होंगे जो मुझे सुन पा रहे होंगे। हमारे चैनल पर सारी क्लासें अवेलेबल होंगी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, उसके अलावा शॉर्ट हैंड तक के भी मैं क्लासें करवा रहा हूँ। जल्द से जल्द आप कम से कम एक लोग हैं भाई, तो आप लोग 2 लोग अगर जोड़ते हैं ना, 100 लोग अगर 2 लोग को जोड़ते हैं, कितने हो गए, 300 लोग हो गए। तो जल्द से जल्द जोड़िए भाई, चैनल का समर्थन करिए। फिर मैं आपके लाइव क्लासें लेता हूँ, और बहुत ही क्वालिटीदार क्लासें होंगी आपकी, बिल्कुल HD क्लासें, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।